दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय संत मरियम स्कूल। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान संत मरियम स्कूल के विद्यार्थियों को न केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि यहाँ के विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में भी निपुण बनाने में यहाँ के प्रबंधक और शिक्षकों का भारी योगदान है। यहाँ कला और सांस्कृतिक प्रशिक्षण के साथ साथ बच्चों को खेल कूद जैसी करिकुलर एक्टिविटीज में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि विद्यालय के हर एक विद्यार्थी के अंदर से टैलेंट बाहर आए और हर एक बच्चा अपने हुनर को एक शौक के रूप में सीखकर प्रोफेशनली आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। एक ऐसा नाम, एक ऐसा किरदार जो सामाजिक आबो हवा में तैर रहा है। वो बड़ी सरलता से लोगों के बीच में जाता है और बड़ी सरलता से लोगों का हो जाता है। उसकी ये फितरत बन गई है लोगों के बीच में रहने और लोगों के बीच में अपनी व्यवहारिकता को निभाने में। बिल्कुल सरल, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, लेकिन हाँ, सामाजिक उन्नति के पीछे सरलता के साथ कैसे सामाजिक तारतम्यता बनी रहे, इसकी फिक्र उस नाम को, उस शख्स को है। उसका नाम है विवेकानंद दुबे। पुरबडीहा गांव, चैनपुर प्रखंड, पलामू जिला में पड़ता है। ये सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे किरदार समाज में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं और उनके जीवन वृत्त को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है क्लाउड वेव इंडिया में। मुझे आप लोग बुलाए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके जीवन के जो प्रारंभिक काल रहे हैं, मैंने भी सुना है, यहाँ तक कि मैंने देखा भी है LIC एजेंट के रूप में। वो काल मैंने देखा है कि कैसे संघर्षों को करते हुए आपने LIC एजेंट के रूप में अपनी भूमिका अदा की और लोगों को आज उसका लाभ का अनुभव हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कुछ संघर्ष रहा होगा, उसके बारे में हम लोगों के सामने आपके ही मुख से बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों को उस संघर्ष के साथ एक बढ़िया प्रेरणा मिले। देखिए, जब हमने LIC का काम शुरू किया था, उसमें मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था, सिर्फ पैदल चलना था। बहुत संघर्ष के साथ चलना पड़ा और जब चलने लगे, जब मैं शुरू किया तो सुबह देखा न शाम देखा। अगर भोर में निकलते थे तो रात में सीधे 9 बजे 10 बजे आते थे और यह प्रक्रिया करीबन मेरे जीवन में 14 वर्ष तक चलता रहा। काफ़ी मैंने संघर्ष किया और एक एक आदमी से मिला, एक एक आदमी से संपर्क किया और इसको हमने एक तरह से सोशल वर्क मान करके, चूँकि सोशल वर्क में जब भी आप कहीं निकलेंगे तो जहाँ जाएंगे हो सकता है कि आपको सफलता मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा। तो मैंने एक एक आदमी संपर्क किया, प्रयास किया। मुझे लोग बहुत चाहे और मुझे बहुत सहयोग किए। मैं एक एक गांव में पलामू प्रमंडल के एक एक आरी पर भी चला हूँ। अच्छा। अपने वह कार्य करने के दौरान। और मुझे तो कभी कभी ऐसा होता था, जब मैं पैदल चलते चलते कुछ लोग से संपर्क किए, हर गांव से जुड़ना शुरू किया, पहचान बनाना शुरू किया, साइकिल से शुरू किया। और जब मैं मोटरसाइकिल लिया, SS हीरो होंडा था, मुझे याद है कि लोगों से मिलते कैसे थे। मैं ये सोच कर नहीं किया था कि जैसे कोई बुजुर्ग आदमी मिल जाता हमको पुलिस लाइन डाल्टन में, तो मैं उसको छोड़ने चल जाता GLA कॉलेज कि आप कहाँ जाएंगे चाचा, या जो भी मेरे रिलेशन में होते थे उनसे मेरा रिश्ता होता था, वहाँ जाते। फिर वहाँ से कोई मिल जाता, फिर पुनः मैं पुलिस लाइन चलाता या किसी वे में, क्योंकि उसमें उतना साधन नहीं था, सिर्फ रिक्शा था साधन, दूरी था। तो मैं ये सोच कर नहीं करता तो इनका इंश्योरेंस ही करना है। लेकिन उसका जब हम एक करते थे तो कभी कभी दिन बीत जाता था, ब्रश भी नहीं कर पाते थे। शाम को जाकर के ब्रश करके नाश्ता खाना होता था मेरा। लेकिन उसका लाभ मुझे इस रूप में मिला कि जिस गांव में जाते तो मुझे वो अपना बेटे से समान मानते थे। और यहाँ तक कि मैं आपके यहाँ भी कभी ऐसा था कि आपके पिताजी रिटायरमेंट के एज में आ गए थे और मैं आपके यहाँ जब गया तो आपकी माँ और आपके पिता मुझे किस रूप में जानते थे आप देखे हैं। आपसे कम मुझे प्यार नहीं मिलता था उस घर में।
एग्जैक्टली मैंने देखा है कि आपने पिताजी को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपके कहने पर उन्होंने इंश्योरेंस कराया और उसका लाभ आने वाले समय में, अभी के समय में उसका लाभ का अनुभव हुआ है। जो भी अनुभव हुआ है बेहतर अनुभव हुआ है। ये इसके लिए तो आपको मेरी ओर से विशेष रूप से धन्यवाद है। देखिए बात ऐसा है ना कि कहीं भी किसी भी काम में आप एक मान कर चले कि मेरा रिलेशनशिप है और रिलेशन है बिल्कुल। आप फैमिलियर बनना होगा। आप ये सोचेंगे कि थोड़ी देर के लिए उसे कुछ मैंने कह दिया। आज भी मुझे जिस घर में रिश्ता है मेरी बहन का, मेरी फुआ का, ऐसा कभी हुआ कि मैं मिला तो वो रोने लगी। एक मेरी बहन है, उसका मम्हर में मम्हर है, मेरा गांव में मम्हर है। अभी छठ के दौरान मुलाकात हुआ, वो रोने लगी, तुम नहीं आते हो, तुम छोड़ दिया मुझे। अब मैं बता रहा हूँ आपको अविनाश जी कि छठ के 2 दिन बाद मैं उसके पास गया और जाने पर पता चला कि वो कल तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में थी और हमको देखी तो दौड़ करके आई और लोग बोलने लगे उस घर के कि आप आए तो इसका तबीयत भी ठीक हो गया। मतलब प्यार में ये नहीं कि कोई कारण रहा, उसका तबीयत खराब था, मैं गया तो अपना भाई मान करके, अपना भतीजा मान करके ऐसा प्यार मुझे मिला। और आज भी डांटती है हमको कि तू क्यों नहीं आते हो। जैसे मेरा घर में डांटते हैं उसी टाइप से बाहर भी हमको डांट मिलता है। तो मैं यही मान लिया कि मेरा घर के सदस्य, मैं फैमिली उस घर का हूँ और मैं ये सोच कर काम किया कि हम इस फैमिली के लिए किसी हद तक जाना हो तो जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जब पढ़ाई कर रहा होता है लड़का या लड़की कोई भी, तो घर के जो बड़े होते हैं, माँ बाप या फिर अभिभावकगण, उनका एक ध्येय होता है कि सरकारी नौकरी में जाए मेरा लड़का, मेरी लड़की। आपने चूज किया LIC एजेंट के रूप में। घर से कितना सपोर्ट मिल पाया? क्योंकि समाज से अगर सपोर्ट मिला तभी जाकर के आपने एक कदम स्थापित किया है, लेकिन घर से कितना सपोर्ट मिल पाया आपको? देखिए मेरे पिताजी का कहना था कि आप नौकरी में आओ, चूँकि मेरे फादर नौकरी में थे, वो भी नौकरी चाहते थे। और एक हम लोग के यहाँ प्रक्रिया था कि भाई नौकरी में जाओ, कुछ नहीं तो सिपाही बन जाओ, कुछ नहीं तो एक आर्मी में बहाल हो जाओ, कुछ नहीं तो और कुछ करो। उन लोग का भी इच्छा था, मैंने भी कोशिश किया। किसी कारण से एक बार कभी तो हो चुका था मेरा, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। और किसी कारण से देखिए बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाला रास्ता आपको नहीं दिखाएगा आप कहीं जा नहीं सकते। तो मुझे यही रास्ता मिला, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला का देन था। और इस रास्ता में आने से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं बहुत लोग का कर पाया। अगर किसी फैमिली में मैं किसी का इंश्योरेंस किया और उस घर में कोई घटना घट गया, अभी मेरे पास 50 ऐसा प्रमाण है कि उस घर में घटना घट गया और उनके फैमिली को अगर मैंने 5 लाख का बीमा किया और 10 लाख रुपये मिल गया और उस परिवार को तुरंत तत्कालीन अगर कुछ हो पाया, तो उस परिस्थिति में उनसे मेरा ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा फैमिली है, मेरा कोई ना कोई भगवान है या मेरा कोई ना कोई सहयोगी है। उनके बच्चे मुझे आज भी उसी रूप में देखते हैं कि उनके फादर जो होते हैं ये सोचते हैं कि उनके मैं दोस्त हूँ या उनका फैमिली मेम्बर हूँ। तो देखिए वो बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं अपना मेहनत जो किया, संघर्ष किया समाज में जुड़ करके, आज भी मेरा यही स्वभाव है कि मैं समाज में जुड़ा रहा हूँ। समाज के अंदर मैं हमेशा देखते रहता हूँ आपको, चाहे फेसबुक के माध्यम से चाहे अन्य किसी माध्यम से देखता हूँ कि कहीं भी आप बिंदास एकदम चले जाते हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो या फिर गांव गिराव का कोई हित नाथ हो या फिर कोई मित्र हो, कोई भी कहीं भी बिंदास जाना, खेतों में जा कर के कुछ अगर वहाँ उपज रहा है उसके बारे में बतियाना, ये गांव गिरावों की पुरानी कहानियों को आपस में बतियाना, लोगों का जमावड़ा करके 5-10 लोगों का जमावड़ा करके तरह तरह की बातें करना, इसका मतलब क्या है समझ नहीं पाते हैं। हमें जो समझ में आ रहा है कि ये सामाजिक तारतम्यता है, समरसता है और ये आपको बहुत मतलब एम देता है, बहुत आपके अंदर एक तारतम्यता है समाज के प्रति जो जुड़ाव बनाए रखता है। क्या है? खुश रहना पहला मतलब मूल मकसद है, खुश रहना। देखिए हर कोई पास पीड़ा है, हर कोई पास कष्ट है, कहीं ना कहीं तकलीफ में हर कोई है, लेकिन कितना आप खुश रख पाते हैं अपने आप को, वही आपका काउंट होगा ऊपर में। जैसे बोलता है ना फेसबुक क्या दिलाता है 1 ईयर एगो 2 ईयर एगो, उसी टाइप से जब कहते हैं लोग कि अगर स्वर्ग और नर्क है तो आप जितना खुश रहेंगे उतना स्वर्ग में आपको खुशी मिलेगा। मेरा सोच है जैसे कि आप जितने लोगों को खुश कर पाएंगे
अगर कुछ लोग नाराज भी हों तो उनको मैं माफ़ी भी मांग लेता हूं कभी कभी। अगर बोले कि नहीं तुम मेरे पास नहीं आए समय पर, कहीं गलती हो जाता है, तो मैं माफ़ी मांगकर उनको खुश करने की कोशिश करता हूं और मैं खुद भी खुश होता हूं। और खुशी का कोई पैमाना नहीं होता और खुश रहने का कोई बहाना ढूंढते रहना होगा कि मैं कैसे खुश हो जाऊं। जैसे हम और आप मिले, अभी अचानक कोई प्लान नहीं था, आपने मिला, बोले कुछ विवेका जी आपसे बात करेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि आज मैं खुश हूँ कि आपसे इतने दिनों के बाद मुलाकात हुआ और कई दिनों के बाद मुलाकात के बाद ऐसा मोड़ पर आया हूँ। तो आप अगर खुश नहीं रखते, मैं खुश रहता नहीं, तो आप इसकी चर्चा करते नहीं। तो खुश रहना एक माध्यम है। और कहीं जाइए, कुछ भी लोग किसे कैसा हो सोचे वो मत सोचिए, अपनी बस जानिए कि मैं खुश हूँ और अगले को खुश करने की कोशिश करूँगा, और अच्छे थॉट्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, नॉट फॉर निगेटिविटी के साथ। नेताओं के पास भी जाते हुए देखा है, सामाजिक जो उत्तरदायित्व तो निभा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल ये में, चाहे संस्थागत होकर के, जैसे भी सांगठनिक स्तर से जैसे भी जो रोल प्ले कर रहे हैं संगठन के रूप में या व्यक्ति के रूप में, उनके पास भी आपका जाना होता है। क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी आने का इरादा है या फिर किसी सांगठनिक चेहरे के मुताबिक आप अपनी भूमिका को रखना चाह रहे हैं समाज में? क्या कुछ इरादा है? मेरा एक ही इरादा है, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राजनीतिक से हों, सब तो भारतीय हैं। अच्छा, सभी तो भारतीय हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उनके बारे में मुझे बोलने में जरा सा भी तकलीफ नहीं होता है। और मैं ये सोचता हूं कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में बोलूं। जैसे मेरे पलामू प्रमंडल के अगर हमारे रामेश्वर राव साहब कुछ बोलते हैं तो मैं नहीं देखता किस पार्टी के हैं, मैं देखता हूं कि उनकी कृत क्या है, वो करते क्या हैं, वो मेरे बारे में कैसे सोचते हैं। अभी भी जाता हूं तो देखता हूं कि ऐसा बोलते हैं जैसे घर के फैमिली बोल रहे हो। तो मैं ये मानता हूं कि वो पार्टी स्तर में नहीं जानता। अगर कोई और भी बहुत सारे पार्टी से हैं, मैं देखता हूं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में आराम से मैं बोलूँगा। और किसी पार्टी से, मेरा हर पार्टी से रिश्ता है, क्योंकि हर पार्टी का रोल इस दुनिया में है। ऐसे भी कहते हैं चाणक्य की नीति में कि हर गांव में एक एक बच्चा, एक एक तरह के लोग को जरूरत है। उससे तो मेरे देश में हर राजनीतिक पार्टी की, हर पक्ष और विपक्ष दोनों की जरूरत है। जो अच्छा करेगा उसके बारे में बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे, और जो खराब कहता है, थोड़ा तकलीफ लगता है, नहीं बोल पाते, लेकिन अच्छाई को तो मैं जरूर बोलना चाहता हूँ। और राजनीतिक देखिए क्या है ना, राजनीतिक तो हर पग पर है आज के डेट में। कभी भी किसी मोड़ पर आपको राजनीतिक ही दिखेगा। कोई काम करने चले तो राजनीतिक बन जाएगा। तो भाई राजनीतिक से तो कोई आज के डेट में हमको लगता है कोई घर के फैमिली भी नहीं बचा। तो राजनीतिक तक कब आना कब जाना है वो तो सबके बस की बात है। आपके मिजाज को हमने एक और तरीके से टटोला है, आप कला के प्रति भी थोड़ा रिझते हैं, क्या है चक्कर? देखिए वो तो माध्यम है, कला तो माध्यम है, दौड़ धूप माध्यम है, प्रकृति को ठीक रखना माध्यम है। जैसे प्रकृति को ठीक रखने के लिए पेड़ पौधा की जरूरत है, वैसे अपने जीवन को खुश रखने के लिए आपको संगीत से और कला से जुड़ना होगा, तभी जाकर के आप खुश रख पाएंगे। और दूसरी बात की देखिए, मैं ये भी कहता हूँ, देखिएगा कि अक्सर मैं किसी स्पोर्ट्स के बारे में बताते रहता हूँ, खेल कूद के बारे में बताते रहता हूँ, तो रीजन ये नहीं होता कि मैं खेल रहा हूँ, रीजन ये होता है कि हमें देख करके आप भी कुछ करें। और मैं बहुत सारा देखता हूँ कि मुझे देश नहीं विदेश से भी फ़ोन आता है, बहुत सारे मेरे संपर्क के लोग हैं, वो बोलते हैं कि आपको देखने के बाद मैं आज ऐसा कर रहा हूँ कि मेरा दम घुटता था चलने में, आज दौड़ करके मेरा दम नहीं घुट रहा है। मेरा कहने है का अर्थ है कि आप जिस दिन अच्छा से मेहनत करते हैं और बढ़िया से करते हैं, उस दिन आप एक चीज़ जरूर जान लें कि उस दिन आपका जो है दिन अच्छा रहेगा, खान पान अच्छा रहेगा, और आप खाएंगे तो लगेगा कि खाए, पानी पिएंगे तो लगेगा पानी पिए, और खुश हंसेंगे तो लगेगा कि हंसे। इसलिए एक दिन का रिचार्ज कूपन एक ही दिन होता है, इसलिए पर डे आप ऐसा करें। क्या योजना है आने वाले भविष्य के लिए आपके जीवन में? आप क्या करें ताकि आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो? क्या कुछ है? देखिए आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करने का बहुत कुछ है। आप सेवा भावना में रहें। जैसे मेरा इच्छा है कि मैं अपने माँ और पिता को इस जीवन में खोया है, और उनके बाद मेरा एक इच्छा होता है कि मैं बुजुर्गों का सेवा करूं, और जो ऐसे बच्चे जो सक्षम नहीं हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ सोचूं। और मैं भविष्य में मेरा इच्छा है कि मैं वृद्धा आश्रम जिसको बोलते हैं, वृद्धा आश्रम में नाम नहीं दूंगा, अपना घर नाम दूंगा। उसको मैं एक चाहता हूं कि कहीं स्थापित करूंगा ढंग से, और वो कहीं ऐसा नहीं कि मैं कोई वृद्ध है तो उसके बारे में क्रोध हूँ, उनको मैं दिखाना नहीं चाहूँगा। और उनसे जब भी मेरा फोटो होगा, कुछ भी होगा, तो एक फैमिलियर होगा, न कि किसी और माध्यम से होगा।
और मैं सेवा ही मेरा सबसे बड़ा मूल चीज़ है। और समाज के किसी भी पक्ष में अगर कोई भी करना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, कोई भी अच्छा काम करेगा तो उससे मैं कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, और यह मेरा सोच है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। जीवन का वो पल जो आपको बहुत ही टच किया हो? देखिए, बहुत संघर्ष किए, बहुत कष्ट झेले, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका कोई सुनने वाला भी नहीं है। जिसमें हम बताए आपको कि इंश्योरेंस के मार्ग में थे, तो सुबह जो निकलते थे रात में आते थे, कई बार कई घटना घटा कि मैं बाहर ही रह गया। वो बहुत बड़ी बात नहीं था। देखिए, मेरे पिताजी मेरे से जब गए तो बहुत दुखी था, लेकिन उसको पाटने के लिए मेरी माँ और मेरे दोस्त लोग थे। मेरे कोई खास मित्र था जो मुझे संभाला। लेकिन उसके बाद मेरी माँ जब डेथ की, वो बहुत दुखी पल था। और उसी बीच में अनुराग शुक्ला जो लेफ्टिनेंट, उनके बाद मैं बहुत दुखी हुआ। मेरी माँ और लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला से मैं बहुत टूटा, और इसके बाद ही लगा कि अब जीवन में कुछ करना चाहिए और लोगों से जुड़ करके कुछ अच्छा करना चाहिए। और वह पल, वह समय 2019 का अप्रैल महीना मेरे लिए बहुत बड़ा दुखदाई का महीना रहा और बहुत दुखी रहा, और आज भी मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ। लोगों के बीच में कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ और अनुराग शुक्ला का जो घटना घटा उससे मैं बहुत दुखी हूँ। आज भी उसमें मैं चिंतित रहता हूँ। और मेरा लोगों से मिलना जुलना, ये भी एक हैबिट की बात है कि अगर मिलेंगे नहीं जुलेंगे नहीं तो अपना दुख बटेगा नहीं, और लोगों को खुश रखेंगे नहीं तो खुश रहेंगे नहीं। यही कारण है कि मैं इस विषय पर कुछ करना चाहता हूँ, और लोगों से मिलता रहना चाहता हूँ और मुस्कुराना चाहता हूँ, ताकि मैं उनको भी ये चीज़ कह दूँ कि उनके नाम पर भी मुझे कुछ करने का है और मैं करूँगा, और उसके लिए भी मुझे सोचना है। एक वाक्य में अगर मैं पूछूं कि अपने दोस्तों को, अपने हमउम्रों को क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रेरणा ले सकें? मैं अपने दोस्तों, मैं जितने भी युवा हैं, मैं उनको यही बात कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, लेकिन अगर कोई नौकरी ना मिले तो हताश न होएं, और वो शुरू करें कहाँ से। अगर मैं एक साधारण सी बात कर रहा हूँ कि पान गुमटी भी करना पड़े तो पान गुमटी करें, और ये ना सोचे कि मुझे पान गुमटी खोलना पड़ रहा है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि, और लोगों को भी कहूँगा कि उनसे ईर्ष्या न करें, क्योंकि मेरे पलामू प्रमंडल में ऐसा है कि लोग कोई काम छोटा करता है तो उसको हम लोग मानने लगते हैं। ये उसे शाबाशी दे और खुद रहे कि और आगे बढ़ो। और मैं जो बिजनेस का पान गुमटी किया, मैंने कहा था पान गुमटी बेचते रहे, पहला कदम सीढ़ी पर बिजनेस का करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे, मतलब एक आय का व्यवस्था करे और आगे बढ़ते रहे। जैसे मान लीजिए चाय बेचना है या कोई भी काम करे, मैं एक नहीं कहता कि कई तरह काम है। मैं देख रहा हूँ अपने गाँव में कि उस ओर से बहुत सारे लोग साइकिल लेते हैं और उस पर कोई सब्जी लेके निकल रहा है, तो कोई मसाला का पूरा आइटम लेके निकल रहा है। मैं देखा हूँ कि कोई कुर्सी लेके निकल रहा है, तो वो काम करता है। मैं ये कहता हूँ कि आप ये कर रहे हो, धीरे धीरे बढ़ो। और बहुत लोग को मैंने अपने सामने बढ़ते हुए देखा हूँ, और मैं भी आज भी प्रयास करता हूँ कि तरह तरह का बिजनेस करूँ, कुछ बढ़ाऊँ, कुछ करूँ। मेरा ये कहना है कि हतोत्साहित न हो और कुछ न कुछ शुरू करें, और पहला कदम चढ़ाएं, दूसरा कदम चढ़ाएं। और एक पार्ट ऐसा है क्योंकि शिक्षा लेने में उससे क्या होता है ना, प्रैक्टिकली ज्ञान मिलता है। आप कोई शुरू करेंगे, अनेकों तरह के लोगों से मुलाकात होगा, आप उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि रिवाइज होगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे, उससे आप कुछ सीखिए। और मैं यही कहूँगा कि वो शुरू करें, वो रुके नहीं। और उस टाइप के लोगों के लिए मेरे पास एक मैं थॉट भी रख रहा हूँ और व्यवस्था भी रख रहा हूँ कि उस टाइप को मैं हेल्प कर सकूँ। मैं जो मेहनत करूँ उसी में से कुछ उनको कर पाऊँ, इसका भी मैं एक शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर। दर्शकों, आपको हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है। एक सवाल और दिमाग में चल रहा है, स्पोर्ट्स को लेकर के, खेलकूद को लेकर के आप क्या सोचते हैं? खेलकूद जीवन का एक साथी है, और मेरे क्षेत्र में आप देखेंगे पहले फुटबॉल ग्राउंड था, तो क्रिकेट ग्राउंड था, तो वॉलीबॉल ग्राउंड था, तो बैडमिंटन ग्राउंड था, तो तरह तरह का हॉकी था। आज खेल लुप्त होते जा रहा है। मोबाइल के युग में मैं देख रहा हूं कि तमाम बच्चे, गार्जियन, सभी लोग, हम भी उसमें कहीं ना कहीं हैं। और मैं प्रयास करता हूं कि मोबाइल से दूर रहूं, कोई काम करता हूं फिर वापस करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वह स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि सारा एनर्जी मोबाइल में अगर डाल देंगे आप तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो स्पोर्ट्स के लाइन में अच्छा हो। और मैं आपसे भी कहा हूँ और लोग से भी कहा हूँ, प्रमंडलीय हम एक खेल के मैदान में भी कुछ करना चाह रहा हूँ, और खेल कूद शुरू करने
करना चाह रहा हूँ। बहुत लोग से मेरा बात हुआ है, एक प्रमंडल स्तर का हम एक खेलकूद के बारे में भी सोच रहे हैं और उसमें हम चाहेंगे कि तमाम युवा जोड़ें। कौन सा पर्टिकुलर खेल होगा वो? देखिए, दौड़ धूप, फुटबॉल, अच्छा, बहुत तरह का उसमें आएगा, आपको बताएंगे, इसके बारे में बता देंगे। और हम चाहते हैं कि पूरे पलामू प्रमंडल का एक ऐतिहासिक पल हो और लोगों में प्रेरणा मिले, बच्चे हमारे चाहें कि मैं दौड़ूं। जैसे देखिए क्या है ना कि पढ़ाई तो है ही साथ पढ़ाई के साथ साथ तो क्या बोलते हैं कि एक स्पोर्ट्स के लाइन में भी लोग जाए, शुरुआत ही करें अपना दौड़ धूप से। दौड़ो इंडिया, खेलो इंडिया, तरह तरह के सरकार की योजना भी है और उसमें हम लोग भी पहल करें और यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, समाज में रिश्ते छूट रहे हैं क्या? माँ बाप का, भाई भतीजा का, भाई का, ये मोबाइल के चक्कर में, या कहीं हम दूर जाकर के बस गए या पढ़ने लगे, तो इस चक्कर में रिश्ते छूट रहे हैं क्या कहीं? बिल्कुल, मैं इसके बारे में अविनाश जी आपको बोल नहीं सकता। मैं घर घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर आज की डेट में आपका बेटा है ना, आप सोचेंगे कि अपने मामा से बात कराऊं तो सीधा रूम में भाग जा रहा है, अपने नाना से बात कराऊं, अपने किसी फूफा से बात कराऊं तो बात ही करने के लिए तैयार है। चूंकि आपने फर्स्ट टाइम से उसको क्या दिया ना ज्ञान कि अलग रहो, पढ़ेगा ज़्यादा तो पढ़ेगा और बढ़ेगा और रिलेशन खोएगा और उसमें आप भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। मैं देख रहा हूँ अभी के डेट में कि कितने ऐसे माँ पिता हैं जो पढ़ाई के क्रम में अपने लोगों से मिलने नहीं दिए, रिलेशन से मिलने नहीं दिए। तो उसमें हुआ क्या कि वह बच्चा एकांत होते गया और इसी बीच में वो दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, विदेश चल गया। तो यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो आदत आपने डाला है, कल के डेट में आपके लिए ऐसा हुआ कि विदेश में शादी कर लिया और वो पता माँ पिता को भी नहीं चला और वो चाहे तो कुंठित हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं और अपनी आंसू को भी किसी को बता नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूँ तमाम गार्जियन से यही आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग बचपना में भी एक ऐसा दिन चुने जिसमें कि पूरे फैमिली मिले और पूरे फैमिली मिल करके वो ऐसा करें कि एक साथ खान पान हो और खान पान के साथ एक जोड़े। क्या मैं भी एक भी धार्मिक से भी जोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ इस विषय पर, मंदिर जाने का कोशिश करें ताकि जब मंदिर जाएगा वो तो मंदिर में हम देखते हैं कि शांति मिलता है। जैसे मेरी बेटी अभी रांची है, मैं यहाँ डाल्टन में है, लेकिन वो अभी भी दिव्या रानी नाम है, वो मंदिर जाकर मुझे फोटो भेजी, पापा मैं मंदिर में आया था, और पूजा करके फोटो भेजती है। तो मेरा एक कहना नहीं है, वो बताना चाहती है कि मैं, वो चूँकि जानती है कि मेरा पापा इस लायक है, वो चाहते हैं। तो मैं शुरू से बच्चे लोग में चाहा हूँ कि सभी से मिलो, सभी से जुलो, बात करो, तो उससे क्या होगा कि आपको कभी कमज़ोर नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही आप सोचेंगे कि बच्चे को मैं बहुत पढ़ाने के सोच में, आप उनको एकांत मत छोड़िए और कुछ एक सप्ताह में ज़रूर देखिए कि सभी लोग से मिलाए जुलाएं, और मेरा यही सोच रहा है। बहुत शानदार सोच। हर एक की एक जगह ऐसी होनी चाहिए, एक बातचीत का विषय ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा समय होना चाहिए जहाँ पर हम सभी लोग मिलजुल करके बतिया सकें, एक दूसरे को जान सकें, एक संस्कार जो हो विकसित हो। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तारतम्यता अगर मिटी तो हम अपनों को खो देंगे, अपने हमको खो देंगे। एक चीज़ और छूट रही है बात, कोरोना काल में आपका क्या रोल रहा है? मैं जो महसूस किया हूँ उस दरमियान भी आपकी भूमिका बढ़िया रही है और अदम्य भूमिका रही है। देखिए, कोरोना काल में मैंने अपने जीवन का, या पूरे दुनिया में कह सकता हूँ, या मेरा भारत, बुजुर्गों से सुनते हैं या इतिहास में पढ़ा हूँ कि ट्रेन कभी बंद नहीं हुआ था। पूरे कितने बार जंग हुआ, कितने बार क्या हुआ, लेकिन कितने बार परेशानी आया, लेकिन उसमें भी ट्रेन बंद नहीं हुआ था। इस बार जो ट्रेन बंद हुआ, मैं रांची में था और फ्लैट में रहता था, पूरे डॉक्टर फ्लैट में हैं, बहुत सारे लोग हैं और तरह तरह के बिजनेसमैन थे। मेरे दरवाजे पर ला करके डाल देते थे लोग, टोटल ये चावल है दुबे जी, ये आटा है दुबे जी, ये बांट दीजिएगा। और मैं बोलेरो अपना था, उसमें पूरे पीछे लोड करता था और अकेला सफर करते करते घर से भी डांट सुनते हुए, मेरी पत्नी बोलती थी आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे है। हमको भी लगता था कभी कभी कि कुछ हो गया तो बच्चे लोग परेशान हो जाएंगे, घर के लोग, लेकिन मैं बोला कि मुझे एक बाहर का रूम दे दो और मैं उसी में रहता था और सारे कुत्ता को खाना खिलाता था। मोराबादी चूंकि सारा होटल वगैरह बंद हो गया था, उसमें उनको कुछ पानी मिलता था न खाना मिलता था। और आज भी मेरे पास बहुत सारा वीडियो क्लिप है और बाकी लोग वहाँ बोलते हैं कि आपका जैसे अभी भी क्या है ना कि कुत्ता को खाना खिलाना, और उस समय के समय में कोरोना काल में सभी के यहाँ बांटना,
जैसे जो जानते थे गरीब हैं या रोड पर हैं, बिस्किट बांटना बहुत तरह की बात, लेकिन मैं मनुष्य जो मानव को किया वो मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि लोग कहेंगे कि मेरा क्रोध रहे, मेरा दिखा रहे हैं, मैंने कुत्ता का दिखाया। क्योंकि कुत्ता एकदम देखे होंगे कि मेरे पैर पर खड़ा होकर के, मेरे हाथ पर खड़ा होकर के, मेरे पीठ पर खड़ा होकर के मेरे से लूट लूट कर बिस्किट खाता था। और आज भी मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ तो कुत्ता आएगा, धीरे से मुझे प्यार से पैर तर खुरखुराएगा। तो लोग बोलते हैं कि देखिए आपका दोस्त आ गया, आपका मित्र आ गया। मैं बोला भाई अब कोरोना काल नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता। तो प्यार से बात करेगा, एकदम ठिलाए लगेगा। वो क्या रोड का कुत्ता, ग्राउंड का कुत्ता, उसमें मैं देखा हूँ। और एक बंगाली लड़की थी, वो आती थी, वो भी अपने कार से, और मैं और एक दो आदमी, मैंने खाना बनाता था कुत्ता के लिए, खिलाता था। और तरह तरह के लोगों को जगह जगह पर मैंने बिस्किट वगैरह से लेकर के, खाना से लेकर के बहुत कुछ हम लोग बनवाते थे। वो बंगाली लड़की मुझे बहुत मदद की और वो आज भी वो करती है। मैं बल्कि बहुत कम करता हूँ, वो अभी भी वो करती है। और वो भी मेरे से मित्रवत आज भी है और बोलती है भैया आप भी करो, ऐसे करो। मेरा कहना कि कोरोना काल में जो मैंने सेवा किया है वो किसी को बताना नहीं चाहा जी, खास करके जो मानव को किया। कुत्ता को मैं दिखाता हूँ, लोगों को बताया भी नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए था, मुझे पहचान नहीं चाहिए था उससे, लेकिन सेवा करना हमेशा फर्ज समझता हूँ। और कभी भी किसी टाइप का वक्त आएगा तो मैं दिन रात समर्पित कर सकता हूँ समाज को। लेकिन एक बात है, नाम पहचान अगर सामने समाज के पटल पर आती है तो उसका फीडबैक मिलता है और उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। दूसरे लोग भी तैयार हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर के, उस किरदार को लेकर के, उस भूमिका को लेकर के। आपका जीवन खुशमय रहे, आप एकदम खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए और आप हमेशा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभाव के कारण हम फिर कभी आपसे और चीज़ों पर बात करेंगे और विषयों को छूने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, मैं बता रहा हूँ। जब कोरोना काल था तो मुझे बंगाल से, मुझे और भी जगह से बहुत, क्या बोल सकते हैं, वो कहीं कहीं से क्या नाम है याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मेरे बाहर के केरला से, तरह तरह के जगहों से मुझे फोन आया कि मैं फंसा हूँ यहाँ, अब मैं कैसे जाऊँ। मजदूर था, मेरे गांव का या पूरे पलामू प्रमंडल के। मैं देखा नेपाल हाउस में बना हुआ था, उसके लिए मजदूर का कार्ड खुलता था, कोड होता था। मैंने जा करके कोड खुलवाया उस कोरोना काल में और सबका वहाँ एंट्री कराया और सबको 2-2 हज़ार अकाउंट में डलवाए। और आज भी उसका प्रमाण है मेरे पास कि बहुत सारे लोग ने सबका आधार कार्ड वहाँ लूट लिया केरला वगैरह में, कि यहाँ अगर पूरे बिहारी चल जाएंगे, पूरे झारखंडी चल जाएंगे तो यहाँ का विधि व्यवस्था कौन संभालेगा। तो उसमें मैंने कार्ड दिलवाया, वहाँ पर फ़ोन पर बात किया उनके से। मैं बोला कि मेरे क्षेत्र के लोग गए हैं और आप उन्हें तंग कर रहे हैं, तो आधार कार्ड उनका रख लिया गया था, वो आधार कार्ड मैंने दिलवाया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने गांव से चला, मेरा गाड़ी खराब हो गया, वही लड़का में से मिला और वह डालते जाता, मुझे देखा तब मुझे बोला भैया आप यहाँ क्यों। मुझे अपना सारा काम छोड़ करके मुझे पहुँचाया और बोला भैया आप ही थे जो कि मैं गांव में आया उसमें, नहीं तो हम लोग एक एक पल, एक एक मिनट के लिए बहुत तबाह थे। और आपने पूरे मैंने 100 के संख्या में मैंने कार्ड बनवाया है कोरोना काल में, और आज भी लोग से मुझे ये है। बहुत शुभकामना है, धन्यवाद।